नमस्कार। सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, न्याय पाने के लिए या अपनी किसी भी प्रतिभा को सामने लाने के लिए। आज मैं आपके सामने हमारे साथ जो मेरी फैमिली के साथ, मेरे ब्रदर के साथ और मेरे भाई के डेथ के बाद उनके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके संबंध में मैं आपसे सहायता मांगना चाहती हूँ। इसके लिए हम लगातार 2 वर्ष से, मैं और मेरी भाभी जो दोनों ही अच्छी खासी एज में, मैं 55 हूँ और मेरे भाभी हैं वो 58 ईयर्स की है। दोनों महिला एक वृद्धावस्था की ओर बढ़ने के बावजूद भी आज हम इस मामले में लगातार 2 वर्ष से फाइटिंग कर रहे हैं। और मुझे अभी भी हम दोनों हताश नहीं है, इस मामले में बिल्कुल भी हताश नहीं है और हमें कहीं से कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी मुझ में एक है कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊंगी तो आप लोग हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। तो ये मैटर मैं आपको ये मैटर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं सीरीज़ वाइज को कंप्लीट करूँगी और मेरा हर बार एक नया, हर वीक में एक नया वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी तो आप मेरे को उनके जवाब दीजिए, जिससे मैं उसमें आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे हेल्प करने में और मेरी बात राजस्थान के मुख्यमंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह तक भी पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे। और वो ऐसे जो सहकारी बैंक हैं उनमें जो जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अगर कोई कर्मचारी भी चला गया है तो उसकी फैमिली को परेशान करने का है, पैसा जो परिलाभ होते हैं उनको देने के लिए जो पूरा जो अधिकारी होते हैं वो किस तरह से उन्हें परेशान करते हैं और क्यों करते हैं, उसका रीज़न आप जानते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि जो हमारे सहकारी मंत्री हैं वो एक ऐसी स्कीम लेके आए इन सहकारी बैंकों में कि, क्योंकि जिला सहकारी बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये पूरे भारत में है और शायद 1959 से है। तो मैं चाहूँगी कि सहकारी मंत्री की ऐसी योजना लाएं जिससे कि इनमें जो भी कार्य होते हैं, जो चाहे किसी गांव ग्रामीण स्तर पे होते हों चाहे जिला स्तर पे हो, लोन हो, किसी तरह का भी कोई काम हो, तो बहुत ही पारदर्शिता उसमें पारदर्शिता हो। और अगर कोई व्यक्ति उसमें जो एम्प्लॉय है उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली को भी, जैसे और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में है, बहुत ही इजीली जो परिलाभ होते हैं उनकी फैमिली को दे दी जाते हैं, तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगी कि दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, वो राजस्थान के अंदर है और इसके अंदर ये नाबार्ड बैंक इसको फाइनेंस करती है। नाबार्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस के बाद में ये कृषि और अकृषि दोनों प्रकार के ऋण लोगों को देती है। तो जो हमारा जो मैटर है वो वर्ष 2019 का है। वर्ष 2019 में बैंक का जो एनपीए है वो 40 से 45% हो गया था, लोन की वसूली हो नहीं पा रही थी, या ये कहना चाहिए कि शायद अधिकारी कर नहीं रहे थे। लेकिन इतना भी कहना चाहूँगी कि जो भी मैं फैक्ट बताऊँगी आपको वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताऊँगी जो मैंने सूचना अधिकार के अंदर प्राप्त किए हैं। तो सूचना अधिकार में मैंने जांच प्रति जब प्राप्त की इस एनपीए 2019 की, तो उसमें लिखा था कि जो एनपीए था वो वर्ष 2014-15 से ही लगातार बढ़ रहा था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे भी पूछना चाहूँगी कि वर्ष 2014-15 से अगर एनपीए रेगुलर बढ़ रहा था तो रजिस्ट्रार साहब के पास ये पावर थे कि वो इस बैंक को ये आदेश देती कि पहले आप लोन की वसूली करिए और एनपीए जो बढ़ रहा है उसे कम करिए। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग आदेश दिया नहीं गया, क्योंकि उसी बीच में मैं आपको बताऊंगी कि इस दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का 15वां वेतनमान लागू रजिस्ट्रार की ओर से किया गया। जब बैंक आपकी ऑलरेडी घाटे में चल रही है, 2014-15 से उसका एनपीए बढ़ता जा रहा है, तो शायद 15वां वेतनमान जो लगाया रजिस्ट्रार साहब ने उसे पास किया, क्योंकि संचालक मंडल एक जो इसकी कड़ी होता है, हर जिला सहकारी बैंक के अंदर एक संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल नहीं होता है तो उसका जो जिला कलेक्टर होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। तो जिला जो संचालक मंडल था उन्होंने 15वें वेतनमान का प्रस्ताव भेजा और रजिस्ट्रार साहब ने उसे अप्रूव किया। तो शायद मैं मानती हूँ जब आपके अकाउंट्स का एनपीए लगातार बढ़ रहा था तो वो 15वां वेतनमान लागू करने का औचित्य नहीं बनता था। अगर आपको ये लगता है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया उस जांच के अंदर कि जो मेरे ब्रदर थे वो एक बैंकिंग सहायक थे और वो लोन देने के बीच की सिर्फ एक कड़ी थे। और एक बैंकिंग सहायक की जो ड्यूटी होती है, मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप कोई भी मेरे से चाहते हो कि सच्चाई क्या है, तो इसमें साफ लिखा है कि एक बैंकिंग सहायक है वो स्क्रूटनिंग कर कर जो दस्तावेज शाखा प्रबंधक से प्राप्त होते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए ये। और कोई चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे और या व्हाट्सएप पे तो मेरे से मंगा सकता है। तो जो सहकारी बैंक है इसमें लोन का एक सिस्टम होता है कि जो शाखा प्रबंधक होता है, मैनेजर होते हैं,
वो सीधे लोनी के टच में होता है, ऋणी के टच में होते हैं, और वो उसी से वही सारे लोन लेने वाले व्यक्ति की संपत्ति, उसकी वर्दीनेस, उसकी साख, वो कितना पैसा मांग रहा है, वो कितना भर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके आयकर रिटर्न, उसके एडवांस चेक, वो सारा बैंक मैनेजर प्राप्त करता है। और वो मैनेजर सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करके उसको एक अनुशंसा बनाकर और वो हेड ऑफिस भेजता है। हेड ऑफिस में जो बैंकिंग सहायक होता है उसकी ड्यूटी होती है कि उन दस्तावेजों के आधार पर उसकी एक समरी तैयार करते हैं, स्क्रूटनिंग करते हैं, और वो ऋण अनुभाग के 2 अधिकारी होते हैं, उनके समक्ष ये वो प्रस्तुत करते हैं। ऋण अनुभाग के अधिकारी को अगर ये लगता है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो वापस कंप्लीट करने के लिए देते हैं, या उसको बैंकिंग सहायक को कह सकते हैं कि आपने ये मैटर इसमें नहीं डाला है। इसके बाद में वो जो स्क्रूटनिंग होती है वो अगर सही होती है तो वो आगे जाती है संचालक मंडल की ऋण कमेटी में। ऋण कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो स्क्रूटनिंग को वापस चेक करते हैं, और उन्हें लगता है कि इसमें कोई कमी है तो वो उसे लोन को अस्वीकृत कर देते हैं, और नहीं तो उसे कंप्लीट करने के लिए वापस शाखा प्रबंधक को भेजते हैं। उसके बाद में अगर उसमें कोई कमी नहीं होती है तो लोन के लिए वो पत्रावली जाती है एमडी के पास, और एमडी उसको ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। उन्हें लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो उसमें लोन स्वीकृत कर देते हैं, अगर नहीं है तो उसे रिजेक्ट करने का पावर उन्हें होता है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो लोन लेने की प्रोसेस है उसमें मैंने जो अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए उसमें मुझे ये लगा कि जो लोन लेने की प्रक्रिया वो शाखा प्रबंधक यानी बैंक मैनेजर से स्टार्ट होती है, और फिर वो प्रधान कार्यालय डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस का जो बैंकिंग सहायक होता है उसका कोई भी नोडल अधिकारी, उसे कोई पावर नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये नियम भी मेरे पास है, मैंने मांग रखा है, और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं कि जो हेड ऑफिस का कोई भी अधिकारी होता है उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो जाकर शाखा प्रबंधक ने जो भौतिक सत्यापन किया है किसी लोनी का तो वो वापस जाके उसे चेक करें। तो इसका मतलब ये है कि जो शाखा प्रबंधक डॉक्यूमेंट दे रहा है वही एविडेंस मुख्य पत्रावलियाँ हैं, और उसी के आधार पर बैंकिंग सहायक सारी स्क्रूटनिंग तैयार करेगा, और उसमें कोई कमी है और वो स्क्रूटनिंग करता है और लोग इतने लोग उससे जांच रहे हैं, ऋण अनुभाग के अधिकारी जांच रहे हैं, संचालक मंडल की समिति के सदस्य जांच रहे हैं, एमडी चेक कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी है तो बैंकिंग सहायक को शायद वो पत्रावली लौटाने का अधिकार नहीं है। मैंने जो अभी तक जो जिसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट जो मिले हैं और मैंने जांच की उसमें ये मैंने देखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बैंकिंग सहायक को भी ये पावर है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर करेक्ट करें। और जब उस बैंकिंग सहायक को कोई पावर ही नहीं है, फाइनेंशियल पावर ही नहीं है, 5 पैसे का भी पावर नहीं है उसे फाइनेंस करने का, उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अन्याय हुआ वो कितना बड़ा अन्याय हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो जो अधिकारी थे उनकी और जो जांच करवा रहे थे उनकी मेरे ब्रदर से जो आपस में एक छोटी मोटी जो बात पे जो द्वेष हो गया उसके कारण उन्होंने मेरे भाई पे हाईएस्ट पेनल्टी 40,54,000 रुपये लगाई। ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये हमने आरटीआई के तहत मांगे हैं, और इसके अंदर ब्रजेश भदौरिया, और किसी को भी चाहिए तो हम मेरे से ले सकते हैं, मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे। 40 लाख हाईएस्ट पेनल्टी लगी जिसके लिए वो लास्ट तक संघर्ष कर रहे थे, और अपना लास्ट लेटर वो मुख्य न्यायाधीश माननीय मुख्य न्यायाधीश को लिखते हुए उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपसे सहयोग चाहूँगी कि आप मुझे इसमें गाइड करें कि मुझे और क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने इस जो भी ये मैटर है इसकी शिकायत मैंने रजिस्ट्रार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और अमित शाह जी को, सभी को मैंने बाकायदा लगभग 25 या 30 लेटर रजिस्टर लेटर भेज चुकी हूँ, लेकिन आज तक हमें कभी कोई पॉजिटिव उसका जवाब नहीं मिला है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी बात सरकार तक पहुँचाएं।